आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्रेम धोनी। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। ये शामें अगर न बनी होती तो शायद जिंदगी में घर लौटने का रिवाज न हुआ होता। दिन भर की दौड़ के बाद जरा सुस्ताने का पड़ाव न हुआ होता। हावड़ा ब्रिज से सरकता सूरज नदी के तल में लौट रहा था, हौले हौले, ताकि जब ये पूरा डूबे, अंधेरा पसरे तो लोग अपने घर पहुंच जाएं। शहर की सड़कों पर दौड़ती पीली टैक्सियों में, सवारी खींचते रिक्शों में बैठकर या फिर चाहे पैदल ही। रेलवे स्टेशन रोड के किनारे खड़े मीत भी रिक्शे के इंतजार में थे। 52 की उम्र बहुत नाप तोल कर उतरी थी उन पर। लंबाई की वजह से झुके कंधे, माथे पर झूलते सलेटी बाल, होंठ दुबकाती घनी मूछें और आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा। वो शहर में अकेले रहते थे। पत्नी की मौत सालों पहले हो चुकी थी। एक बेटी थी जो शादी के बाद दूसरे शहर जा बसी थी। उनका भी प्लान था कि रेलवे की नौकरी से रिटायर होकर वो उसके पास ही चले जाएंगे। आप वहां दुकान पे बैठ लीजिए, रिक्शा मिल जाएगा तो मैं पुकार लूंगा। उन्होंने 2 कदम पीछे खड़ी बनीता को देखकर कहा। वो कहीं गुम थी, सुना नहीं। मीत दोबारा पूछने के बजाय उनको देखने लगे। उनके गोल चेहरे पर बताशे जैसी उभरी आंखें अच्छी लगती थीं। काले लाल बालों की ढीली चोटी से मेहंदी की खुशबू आती थी। हरे बॉर्डर वाली क्रीम साड़ी और नाक में लौंग का मोती तो बेहद जंचता। 1.5 साल पहले बनीता की पोस्टिंग यहाँ रेलवे स्टेशन के टिकटिंग डिपार्टमेंट में हुई थी। नौकरी के 25 साल हो गए हैं, 6 ट्रांसफर और 2 प्रमोशन हो चुके हैं। ऐसी औपचारिक बातों के अलावा मीत खुद से ये जान पाए थे कि उन्हें साहित्य का शौक है, खाली वक्त में कुछ गुनगुनाती हैं और सबसे बड़ी बात कि बोलती कम है। ये कम बोलने वाले लोग किसी रहस्य से होते हैं और उन्हें खोलना यानी उनमें उलझ जाना। मीत भी उलझ गए थे, पहले उनमें, फिर उनके एक तरफा प्रेम में। ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद जब मीत को पता चला कि बनीता भी कालीघाट की तरफ रहती हैं तो एक रोज लौटते वक्त उनके साथ चल दिए। शायद यही मौका था जब बनीता उनके मन में अटक गई थी। उस रोज बातों बातों में मीत ने पूछा था, आपके परिवार में कौन कौन है? 2 पल की चुप्पी के बाद बनीता ने जवाब दिया था, छोटा भाई भाभी मुर्शिदाबाद में रहते हैं और भतीजी कोमल यहाँ मेरे साथ रहती है, कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, और आपकी फैमिली? मीत ने दोबारा पूछा था तो उन्होंने ज़रा हिचक कर कहा था, मैं अकेले ही हूँ। मीत समझते थे इस अकेलेपन को, इसीलिए वो उनकी तरफ झुकते गए। सुबह उन्हें लेते हुए दफ्तर आना, शाम को घर छोड़ते हुए जाना, लंच साथ करना, कभी कभी उनके लिए कोई मिठाई पैक करा लाना, ये जैसे उनका रूटीन हो गया था। ए रिक्शा, कालीघाट चल बे। मीत ने एक रिक्शे को पुकारा। रिक्शा रुक गया। पहले मीत ने बनीता की ऊंचे रिक्शे पर बैठने में मदद की और फिर खुद भी उचक कर बैठ गए। रिक्शा हिचकोले खाते हुए चलने लगा। बनीता रोज की तरह कुछ गुनगुनाते हुए रास्ते देखती रहीं और मीत मन ही मन उस धुन में बोल भरने लगे, प्यार जैसे बोल। धीमी आंच पर पकते प्यार की महक कैसी होती होगी, खौलती चाय के साथ घर में घुमड़ती अदरक इलायची जैसी। घर पहुंचकर मीत रसोई में चाय बना रहे थे। चाय खोलकर ऊपर आती तो चम्मच घुमा देते। ऑफिस से आकर कड़क चाय के साथ सुबह का बाकी रह गया अखबार पढ़ना रूटीन था उनका। जब तक पत्नी थी उनके हाथ की चाय पी, फिर बेटी बनाकर देती और उसके बाद वो खुद बनाते। पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों ने दूसरी शादी की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने बेटी का हवाला देकर मना कर दिया। बेटी की शादी के बाद फिर कहा तो अरे अब किसी और से न निभाह होगा न प्यार, कहकर बात टाल दी। लेकिन अब मन चाहता था कि कोई कहे और वो बनीता का नाम ले ले। कुर्सी पर पांव चढ़ाकर बैठे वो चाय के घूंट भरते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि तभी मोबाइल बजा। उनके दोस्त सुदीप्तो दास का फोन था। दास का विभाग अलग था और ड्यूटी टाइम भी, इसलिए ज्यादातर बातें फोन पर होती थीं। हेलो दास, क्या हाल है?
मोबाइल कान से लगाकर वो बोले, तुम बताओ आज कहाँ कि ना? दास ने पूछा तो उनके होंठ भिंच गए। चुप्पी भांपते हुए दास बोले, मतलब ना कह पाए? हाँ, समझ नहीं आता यार, कैसे कहूँ, बात यहाँ यहाँ होंठ तक आके वापस लौट जाती है। ये बुढ़ापे वाला प्यार डरपोक होता है क्या? मीत बोले तो वो जोर से हंस पड़े। पहली दफा मीत ने खुद को बुजुर्ग बोला था, वरना 50s इज द न्यू 40, ये जुमला उनका फेवरेट था। वो हंसी रोक कर बोले, कोई बात नहीं, प्यार है, कोई टिकट नहीं काटने की स्टेशन रोड दबा के काम हो जाए। जरा तसल्ली रखो। यही तसल्ली ही तो नहीं रखी जाती प्यार में। मन यूं फुदकता है जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी चलना सीखा हो, गिरते पड़ते चलता ही जा रहा हो। मीत का मन भी यूं ही था, अधीर। एक शाम बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म की छाजन से तेज बौछारें भीतर आ रही थीं। वहां बैठी सवारियां सरक कर पीछे हो गईं। कुली, रेहड़ी और फेरी वाले ठहर कर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। अपनी सीट पर बैठी बनिता टिकट खिड़की के कांच से बाहर देखते हुए गुनगुना रही थीं। तभी कोई खटखट की आवाज आती सुनाई दी। उन्होंने पलटकर बगल में देखा तो मीत कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां बजा रहे थे। वो मुस्कुरा दी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मीत ने पूछा। वो आपको सुनने लगी, आपकी बेताला ताल। वो बोलकर हंसी तो मीत ने फौरन हाथ खींचकर नीचे पांव पर रख दिया। झेप मिटाते हुए बोले, हाँ लेकिन आप गाइए ना, मुझे आपका गुनगुनाना अच्छा लगता है। थैंक यू, कहकर बनिता फिर बाहर देखने लगी। मीत चलकर उनके करीब आए, 2 पल उनकी चपल आंखें देखते हुए बोले, मुझे आप भी अच्छी लगती हैं बनिता। मैं बनिता बुत बनी सब सुन रही थी। बात का मतलब भी समझ रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस सामने बरसता मेह देखती रहीं। मीत उन्हें मोहब्बत से देखते हुए बोले, मैं नहीं जानता कि इस उम्र में कैसे इजहार किया जाता होगा। टीनेजर्स की तरह वो मैजिकल वर्ड्स लिखकर, या फिर कोई प्रेम गीत गाकर, या फिर पत्र लिखकर। अगर मैं ऐसा कुछ करके कहूं कि मुझे आपसे प्रेम है, तो आप ना कहेंगी या फिर हाँ? छत का वो सफेद रंग या उस पर बने कंगूरे इतने भी खास नहीं थे कि घंटों देखे जा सकें। पलंग पर लेटी बनिता माथे पर बांह रखे छत अपलक निहार रही थीं। अगर पांव की उंगलियां कसमसा नहीं रही होती तो देह निर्जीव जान पड़ती। वहीं दूसरी तरफ तख्त पर लेटी उंगलियों में किताब फंसाकर पढ़ते हुए भतीजी कोमल बार बार बनिता को देख रही थी। क्या हुआ बुआ? उसने चश्मा सर पर टिकाते हुए पूछा। बनिता ने सर हिलाया और पीठ फेर ली। लेकिन किससे? कोमल से नहीं। वो उसे तंग थोड़े कर रही थी। परेशान तो वो ख्याल कर रहा था कि इस उम्र में कोई उसे कैसे पसंद कर सकता है, कैसे कोई उससे प्यार कर सकता है। ये प्यार की बातें तो 16वें साल में होती हैं। अब इस ढलती उम्र में क्या फायदा इस सब बात का, इस प्यार का? और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, भैया भाभी क्या कहेंगे? ऐसी जाने कितनी ही बातें उनके दिमाग में रेंग कर परेशान कर रही थीं। कोमल बेटा बाम दे दे जरा, सर में तेज दर्द हो रहा है। माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए उन्होंने कहा। कोमल मेडिसिन बॉक्स से बाम निकाल कर लाई और उनके माथे पर लगाने लगी। बाम की झरप आंखों में चुभने लगी और आंख से पानी गिरने लगा और उनके बीच दुबके हुए आंसुओं के कतीरे बहने लगे। ये बहाने से बहाए गए आंसू पूरा मन खाली नहीं करते। तलहटी में कुछ बूंदें बाकी रह जाती हैं और मन सीलता रहता है। बनिता से एकदम उलट उधर मीत का मन रूखा हो रहा था। सुबह से टिकट खिड़की पर बैठे वो झुंझला रहे थे। सामने यात्रियों की लंबी लाइन लगी थी और वो अकेले थे। अरे दादा कर तो रहा हूं, ये लो, कहते हुए उन्होंने टिकट उस चौकोर झरोखे से बाहर सरका दिया। वो खुद पर हैरान हो रहे थे कि वो गुस्सा क्यों है। काम तो पहले भी किया है और इससे ज्यादा। सबसे बिजी रहने वाले त्योहारों का, छुट्टियों का सीजन अकेले संभाल चुके हैं। फिर आज ये मन क्यों चिड़चिड़ा रहा था?
सोचते हुए उन्होंने बनीता वाली खाली सीट की तरफ देखा तो लगा जैसे जवाब मिल गया। उन्होंने मोबाइल निकालकर दास को मैसेज कर दिया। वो आज आई नहीं। थोड़ी देर में जवाब आया, डोंट वरी, आ जाएंगी। ये 4 शब्दों की तसल्ली 4 मिनट भी नहीं चली। वो उठे और यूं ही टहलते हुए बनीता वाली कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। उसकी पुश्त पर दोनों हथेलियां कस दी। उनका बैठना, गुनगुनाना याद आने लगा। फिर अपनी कही बात के साथ उनकी चुप्पी याद आ गई। मन जरा जरा टूटने लगा कि उनके मोबाइल पर कॉल आई। दास थे। हाँ दास, बोलो, मीत ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। अरे उनका शिफ्ट बदल गया है, शाम वाला हो गया है। अब इस महीने तो यही रहेगा। दास को सुनते हुए मीत सामने काउंटर पे रखा टेबल कैलेंडर देखते हुए उसके चौखानों में लिखी तारीखें गिनने लगे। इजहार के बाद जवाब के इंतजार का ये सफर अभी लंबा था। हाँ या ना, ये एक शब्द के जवाब सबसे ज्यादा वक्त लेते हैं। 15 रोज बीत गए थे। मीत को बनीता के जवाब का इंतजार था और बनीता को हौले हौले अपने भीतर पनपते प्यार के मुरझाने का। आज छुट्टी थी तो कोमल जिद करके उन्हें विक्टोरिया मेमोरियल ले आई थी। संगमरमर से बने ऊंचे मुगलिया गुंबदों पर धूप चांदी सी बिखर रही थी। हवा के झोंके दीवारों की नक्काशी से सामने गोल पार्क में होते हुए किनारे लगे सुंदर लैंप पोस्ट पर बैठ जाते। कोमल तस्वीरें ले रही थी और बनीता सीढ़ियों पर बैठी अपनी कलाई पर नाखून खरोच रही थी। दिमाग रह रहकर मीत को टोह रहा था। बुआ स्माइल, कोमल ने पुकारा तो वो चिहुकी। मुस्कुराने की कोशिश की तो पलकों के भीतर आंसू कप आ गया। कोमल उनकी फोटो देखने लगी तो उन्होंने फटाफट आंसू पोंछ लिए। खुद को डपटने लगी कि ये रुलाई किसके लिए। उन्हें प्यार नहीं करना, फिर ये तकलीफ क्यों सहेज रही हैं? यहाँ घूमते हुए मीत को क्यों याद कर रही हैं? क्यों याद आ रहे हो मीत? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर भी घर पर वॉश बेसिन के आईने में देखते हुए बनीता ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि रोना आने लगा। नल खोलकर वो चेहरे पर पानी के छपाके मारने लगी। थोड़ी देर में जाने क्यों माथे से पांव तक एक ठंडक दौड़ती महसूस होने लगी। लगा जैसे देह में कहीं बर्फ जम रही हो और थोड़ी देर में ठंड से वो नीली पड़ जाएंगी। बुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? पीछे खड़ी कोमल ने पूछा तो वो सकपका गई। नहीं, ठीक तो है, वो थकान हो गई ना, तो एक अच्छी सी चाय पिला दे, दूर हो जाएगी। कहते हुए वो मुस्कुराई तो कोमल तसल्ली करके चली गई। प्यार हमें बातें छुपाना सिखा देता है, कभी खुद से, कभी औरों से। मीत से भी अब दफ्तर में कोई आंखों के नीचे की सूजन देखकर हाल पूछता तो वो उम्र को दोष देते। चुप रहने की शिकायत करता तो घर की कोई मामूली सी परेशानी का जिक्र छेड़ देते। बता नहीं पाते कि ये सूजन बनीता की राह तकते हुए आई थी। ये चुप्पी बनीता की आवाज, उनका गुनगुनाना याद करती है। वो फोन करना चाहते हैं लेकिन एक हिचक रोकती है। हाँ, बस कभी कभी जी करता है तो चुपचाप किसी फकीर की तरह उनकी गली के फेरे लगा आते हैं। शाम को मीत बनीता की गली के सामने थे। रिक्शे में बैठे उसी संकरी गली को देख रहे थे। उनका जाना सोच रहे थे। वो झूलता आंचल, पर्स के हैंडल पर कसी मुट्ठियां और पीठ पर झूलती ढीली चोटी। दादा, तुम्हार बाड़ी कोथा आछे? रिक्शे वाले ने पूछा तो वो चौंके और हाथ घुमाकर वापस मोड़ने का इशारा कर दिया। गोल घूमकर रिक्शा जैसे ही वापसी वाली तरफ मुड़ा तो मीत की सांसें थम गईं। सामने बनीता खड़ी थी, हैरान नजरों से उनको देखते हुए। कैसी हो तुम? आज पहली बार मीत ने उनको तुम कहा। बनीता ने महसूस किया ये शब्द और उसका अपनापन। वो उंगलियां भींचते हुए बोली, जैसी थी वैसी ही हूं। मीत बेयकीनी से उनको देखते रहे। पहले जैसा कहां कुछ भी रह गया था। दोस्ती हिचक में बदल गई थी, साथ अजनबीपन में, करीबी दूरी में, और बनीता बेहद अजनबी, बहुत दूर नजर आ रही थी।
प्यार से भागने वाले मन उसे ही पीठ पर लेकर दौड़ते हैं। बनिता वैसे ही दौड़ रही थीं और मीत उसी बिंदु पर रुके हुए थे, आस लगाए हुए कि अगले महीने दोनों एक ही शिफ्ट में आ जाएंगे और बनिता से फिर वही सारी बातें कहकर पूछ लेंगे, बोलो हाँ या ना। मीत दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आईने में देखते हुए उन्होंने अपने बालों पर कंघी फहराई, कमीज का कॉलर दुरुस्त किया और सोफे पर बैठकर जूते के फीते कसने लगे कि तभी मोबाइल पर कॉल आई। दास थे। मीत ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि जैसे ही उन्हें शिफ्ट का पता चले सबसे पहले उन्हें बताएं। हाँ दास, कुछ पता चला क्या? मीत ने पूछा। एक बात पता चली है, कहते हुए दास जरा रुके और एक गहरी सांस भरकर बोले, बनीता जी ने अपनी शिफ्ट ऑन रिक्वेस्ट बदलवाई थी। ऑन रिक्वेस्ट? मीत बुदबुदाए। उन्हें धक्का लगा। क्या वो इतने नागवार गुजर रहे थे कि ये सब किया? सीधे मना कर देती, उन्होंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। मीत का मन छोटी छोटी शिकायतों से भरने लगा कि तभी दास फिर बोले, एक और बात है मीत, वो बीमार है। क्या बीमार? मीत के हाथ कांप गए। हाँ, हफ्ते भर से लीव पर हैं, सुना टाइफाइड हुआ है। मुझे भी आज ही पता चला। दास बोलते जा रहे थे और उन्हें सुनते हुए मीत का मन करने लगा कि जाकर उन्हें एक दफा देख आएं, उनका माथा छूकर सारा ताप खींच लें, वो बेताला ताल बजाकर उनको हंसा दें। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बनीता इन दिनों हंसना एकदम भूल गई थी। शाम को अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बनीता लेटी थी। अभी अभी आंखों के कोटर में 2 आंसू टपके थे। कहने को तो उनको टाइफाइड हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि मर्ज है क्या। देह क्यों ऐसे तपती है जैसे भीतर कोई धूनी सुलग रही हो। जरा भी राहत क्यों नहीं मिलती है। प्रेम में सुलगने वाली धूनियां बुझती नहीं है। मन किसी लोबान सा महकता है। प्रेम, यही तो था सारे रोग की जड़। उस रोज जब मीत ने कहा था, आप मुझे अच्छी लगती हैं, तो दिल जरा तेज धड़का था बनीता का। जब मीत ने प्यार जताते हुए पूछा, आप ना कहेंगी या फिर हाँ, तब उनकी उंगलियां नब्ज में जवाब टटोलने लगीं, लेकिन हाथ आई तो गुंजी हुई झुर्रियां, और फिर वो उनमें ऐसी उलझी कि हफ्ते गुजर गए। अब तो उम्र का हवाला देकर न उनसे इस प्रेम से उबरा जाता था और न इसमें डूबा जाता था। बुआ, बुआ सो गए क्या? कोमल पुकारती हुई आई तो बनीता ने हथेली चेहरे पर रगड़कर आंसू पोंछ लिए। नहीं, बस लेटी थी। क्या हुआ? पूछते हुए बनीता ने उसे देखा। वो जरा सी उनकी ओर झुककर धीमे से बोली, आपके ऑफिस से कोई मिलने आए हैं। कौन? पूछते हुए बनीता के जहन में एक ही नाम कौंधा। उसने हौले से कहा, कोई मीत है। कमरे में खिड़की के ठीक सामने एक दीवान बिछा था। दरवाजे पर लड़ियों वाले पर्दे, बाईं ओर बड़ी सी पेंटिंग, सामने कोने में रैक पर म्यूजिक सिस्टम और वहीं ढेर सारी किताबें। दीवान पर देर से बैठे मीत सामने मेज पर रखा पानी का ग्लास देख रहे थे। थोड़ी देर बाद भीतर से कदमों की आहट सुनाई दी तो वो चश्मा एडजस्ट करके उस तरफ देखने लगे। अगले ही पल बनीता दिखी तो दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कितनी कमजोर हो गई थीं वो। हड्डियां खेतों की मेड़ जैसी उगाई थीं। आंखें गड्ढे में, बालों पर उतरी हुई मेहंदी और साड़ी की जगह मैक्सी शॉल का लबादा। उनको दीवान पर बैठाकर कोमल खिड़की दरवाजे बंद करने लगी ताकि हवा ना आए। कोमल, चाय बना ला बेटा, उन्होंने कहा तो वो ठीक है कहकर भीतर चली गई। कमरे में लंबी चुप्पी फैली रही देर तक। बीमार क्यों पड़ गई? मीत नहीं पहल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी वजह से? उन्होंने फिर पूछा तो वो सिर हिलाकर बोली, नहीं, कारण मैं खुद हूं। मेरी सारी ताकत, सारी कोशिशें बर्बाद हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रही। किस बात को रोकना है तुम्हें? मीत ने पूछा तो वो बेचैन होकर बोली, ये जो भी हो रहा है, मुझे भी ये नहीं पता कि ये क्या है, प्यार है या गलती है। ये उम्र प्यार में पड़ने की नहीं है, आपको भी समझना होगा। हम बड़े हैं, टीनेजर नहीं के।
टीनेजर होती तो पड़ जाती प्यार में, कहते हुए मीत ने उनकी कलाई पर अपनी उंगलियां रख दी। प्यार उम्र नहीं देखता बनिता, ज्यादा मत सोचो प्लीज। और बात बस इतनी सी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें प्यार नहीं है तो ना कह दो, लेकिन अगर प्यार है तो खुद को रोको मत। रोक को भीतर नहीं रखते, नुकसान पहुंचाता है। कौन जाने मीत, मुझे ये नफा नुकसान नहीं समझ आता। गुमशुदा सी बनिता बुदबुदाई। वो चुप हो गए। सूझा ही नहीं कि क्या कहें, क्या समझाएं। चलता हूं बनिता, फिर आऊंगा, तुम ख्याल रखना, कहकर वो चले गए। उस दिन के बाद मीत कई दफा आए। वो आते, हालचाल लेते और कोई भी दूसरी बात किए बगैर चले जाते। ये आवाजाही उनके बीच की असहजता कम करती गई। अक्सर मीत आने के पहले फोन पर पूछते, कुछ लाना तो नहीं है? और बनिता अधिकार से कहती, हाँ काचा गोला ले आएंगे प्लीज। या फिर कहती, मिष्टी दोई का मन हो रहा है, समोसे मिलेंगे क्या? वो पूछती तो मीत हाँ कह देते। आज शाम मौसम अच्छा था, हल्की हवा चल रही थी। बनिता की तबीयत ठीक थी तो मीत को छत पर ले आई। आज वो पुरानी बनिता लग रही थी। ताजी मेहंदी का रंग, ढीली चोटी और वही बॉर्डर वाली साड़ी। मीत चोरी चोरी कई दफा उनको देख चुके थे और बनिता उन्हें। क्या देख रहे हैं? इस बार दोनों की नजरें टकराईं तो बनिता ने टोका, कुछ भी तो नहीं, कहते हुए मीत मुंडेर से नीचे गली में झांकने लगे। बनिता हौले से मुस्कुराईं और उनके बगल में आकर खड़ी हो गईं। परसों से दफ्तर आ रही हूं, कहते हुए उन्होंने मीत की बाह पर उंगलियां लपेट दी। पूछा, आप यूं ही आया करेंगे ना? तुम कहोगी तो पक्का? मीत ने कहा, कहूंगी, बार बार कहूंगी, कहते हुए बनिता ने अपना सर मीत के कंधे पर टिका दिया। दूर नदी की लहरों में उतरता सूरज प्रेम का नया रिवाज देख रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।